Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss the exercise introduction of exercise 2.3 chapter 2nd relation and functions class 11th NCERT. In today's introduction video we will discuss about the concept of functions. बेटा जैसा कि हमने आपको पहले भी ये बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि ये जो फंक्शन का जो टॉपिक है, फंक्शन का जो कंसेप्ट है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है. ये आपके 11th में, आपके 12th में एंड आफ्टर 12th आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में हर जगह ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक कंसेप्ट है. तो इस कंसेप्ट को बेटा आपको बहुत ही आराम से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पे घपला हो गया ना आपके समझने में, यहाँ अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आया तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी मैथ्स में. ठीक है ना. तो इस टॉपिक को आपको पर्टिकुलरली बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझने की ज़रूरत है. लास्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था. वहाँ हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशन को रिलेट किया था. फिर उसके बाद हमने आपसे डोमेन के बारे में बात की थी कि किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होगा, उसका को डोमेन क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी. तो इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पे बढ़ने से पहले आप, जिस भी बच्चे ने अगर पहले वाले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो का. आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए. तो जहां हमने छोड़ा था रिलेशन में, हम वहीं से आपको आगे फंक्शन से लिंक करने वाले हैं इस टॉपिक पे. तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस. जैसा कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आपको याद होगा वहाँ हमने दो सेट लिए थे, नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए एंड सेट बी. और इन सेट ए और सेट बी पे हमने कुछ 3-4 रिलेशंस वहाँ पे डिफाइन करके आपको दिखाए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में. तो उन्हीं रिलेशंस को एक बार मैं दोबारा वापस से लिख के दिख रहा हूँ. R1 रिलेशन हमने लिया था, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज लेस देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B. ये आप सभी जानते हैं कि रिलेशन जो होता है वो हमारा रिलेशन, ये सारे रिलेशन जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सारे रिलेशन हमारे सेट ए से सेट बी पे हैं. और सेट ए से सेट बी पे जो भी रिलेशन होंगे वो क्या होंगे बेटा, सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के. ये चीज़ सभी को क्लियर है ना. तो अब देखो, जो भी हमने रिलेशन, सपोज हमने रिलेशन R1 की बात कर रहे हैं, तो जो इसके एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे, क्योंकि ये एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप सभी जानते हैं कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर वाले. तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे हमारे पास. तो अब देखो हमारा रिलेशन क्या कहता है कि x हमारा y से लेस देन होना चाहिए, और x किसका एलिमेंट है, सेट a का, एंड y हमारा सेट b से होना चाहिए. तो अब देखो, अगर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हम 3 को ले लेते हैं तो सेकंड एलिमेंट के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं. यहाँ पे 6 भी हो सकता है, यहाँ 7 भी हो सकता है, यहाँ 8 भी हो सकता है, क्योंकि 3 तो इन तीनों नंबर से छोटा है. ये चीज़ क्लियर है ना. ये चीज़ हमने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बात की थी. तो ये रिलेशन आप समझ गए. ये रिलेशन हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे हमने रिलेशन के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिया है. ऐसे ही हमने R2 को डिफाइन किया था, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज इक्वल टू y माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B. अब इस रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, जहां हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो कैसे मिलना चाहिए, सेकंड एलिमेंट में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद. तो देखिए हमारे पास ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पे 3,6 आ जाएगा, 4,7 एंड 5,8. ठीक है ना. R3 रिलेशन हमने एक डिफाइन किया था, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B. अब देखो, सेट A के एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो y से, यानी सेट B के एलिमेंट से बड़े हों. तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के सारे एलिमेंट से छोटे हैं. तो इसका मतलब इस सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और जो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो हमारा एम्प्टी सेट होता है. ऐसे रिलेशन R4 हमने डिफाइन किया, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B. इस रिलेशन में हमारे पास ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे बेटा. यहाँ तक ये चीज क्लियर है बेटा. अब ये जो हमने रिलेशन पढ़े थे बेटा, इसी को ही अब हम फंक्शन के साथ लिंक करना चाहते हैं. ठीक है ना. रिलेशन के कंसेप्ट से ही हम फंक्शंस का कंसेप्ट आपको समझाने चाहते हैं यहाँ पे. तो देखिए, फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बेटा, अ फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. देखिए
इस लाइन को गौर से देखिए कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल काइंड का रिलेशन ही होता है। ये चीज़ क्लियर है? तो इसीलिए हमने थोड़ा सा आपको रिलेशन पहले बताया, उस रिलेशन से ही हम फंक्शन का कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर कर देंगे। तो एक फंक्शन जो होगा वो एक स्पेशल तरह का एक रिलेशन ही होता है। अब वो स्पेशल टाइप का रिलेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। अ रिलेशन एफ, अब देखो वहाँ हमने रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट किया था, लेकिन यहाँ हम फंक्शन आपको समझा रहे हैं तो इसलिए हमने आर को यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। एफ फ्रॉम ए टू बी इफ each element of A appears in some ordered pairs in F। अब देखो जो कैपिटल A जो हमारा सेट था उसका हर एक एलिमेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल A appears in some ordered pair in कैपिटल F। जो भी हम रिलेशन लिखने वाले हैं उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें A के एलिमेंट्स किसी न किसी ऑर्डर्ड पेयर में ज़रूर होने चाहिए। ये चीज़ क्लियर है? अब एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब आगे क्या एक और कंडीशन लगाई इसने बेटा कि एफ में ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं मिलने चाहिए जिनका कि फर्स्ट एलिमेंट आपको सेम दिख जाए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पार्ट आपको क्लियर हुआ। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इन रिलेशंस को चेक करते हैं। ये जो हमने रिलेशन पिछले एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में भी पढ़े थे, इन रिलेशंस को चेक करते हैं कि इन रिलेशंस में कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन बन पाता है, कौन सा इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है। तो देखो हम रिलेशन R1 के पास चलते हैं। अब इस रिलेशन R1 को गौर से देखिए और देखिए इस डेफिनेशन को भी साथ साथ, क्या ये रिलेशन R1 आपका इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या कहा गया है कि A का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में शामिल ना हो। तो देखो A में, सेट A में कौन एलिमेंट्स है बेटा, 3 4 5। अब देखो यहाँ पे हर एक ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान से देखो, 3 भी है यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 5 भी है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो इसने फुलफिल कर दिया कि आपके ए के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी ऑर्डर्ड पेयर में तो हैं इस रिलेशन में। अच्छा, अब सेकंड क्राइटेरिया देखो कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो एफ में ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होने चाहिए जिनका कि फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। अब यहाँ तो देखो 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, और 3 ही ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल गए जिनका कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा, 5 है। तो इसका मतलब इसने सेकंड कंडीशन को तो वायलेट कर दिया, फुलफिल नहीं किया, विच मीन्स ये रिलेशन हमारा इस स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन में नहीं आ पाएगा, विच मीन्स ये रिलेशन R1 हमारा फंक्शन नहीं बन पाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? अच्छा, अब रिलेशन R2 पे चलते हैं। रिलेशन R2 में आपके पास 3 एलिमेंट हैं, इन तीनों एलिमेंट को ध्यान से देखो। अब सेट ए को देखो, 3 4 5 है, तो यहाँ पे 3 भी ऑर्डर्ड पेयर में है, 4 भी है एंड 5 भी है, विच मीन्स फर्स्ट कंडीशन इसने फुलफिल की है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि इस रिलेशन में ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो अब देखो क्या कोई एक भी ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसा मिल रहा है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट किसी में भी रिपीट नहीं कर रहा, विच मीन्स ये हमारा दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, विच मीन्स हमारा जो रिलेशन R2 है, ये रिलेशन R2 हमारा इस स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस में आ जाएगा, विच मीन्स R2 हमारा एक फंक्शन की तरह ट्रीट हो सकता है, यहाँ पे ना फंक्शन बन जाएगा। अब R3 रिलेशन पे चलते हैं। R3 रिलेशन में हमारे पास क्या है बेटा, एलिमेंट 5, एम्प्टी सेट है, ये तो एम्प्टी रिलेशन है। तो क्या अब ये एम्प्टी रिलेशन हमारा फंक्शन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, विच मीन्स हमारा रिलेशन R3 भी क्या नहीं बन पाएगा, फंक्शन नहीं बन पाएगा। अब रिलेशन R4 के पास चलते हैं। अब रिलेशन R4 में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। अब सेट A में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। अब देखो हमारे पास एक एलिमेंट सेट A का ऐसा मिल गया जो यहाँ पे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट नहीं था, विच मीन्स इसने तो फर्स्ट कंडीशन को ही फुलफिल नहीं किया। तो इसका मतलब रिलेशन R4 भी हमारा फंक्शन नहीं बन पाया। तो ये चीज़ क्लियर हुई। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने रिलेशन से अपने फंक्शंस को लिंक किया
तो ये जो हमने आपको लिंक समझाने की कोशिश की है, रिलेशन से फंक्शन पे आप कैसे गए, वो चीज आपको क्लियर हुई बेटा यहाँ पे। अब एक और डेफिनेशन हम फंक्शन की देख लेते हैं, थोड़ी अच्छी टाइप की डेफिनेशन हम यहाँ पे फंक्शन की देखेंगे। वो डेफिनेशन क्या है बेटा? अ फंक्शन इज अ रूल। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, एक फंक्शन, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन हमने आपसे बात की थी कि फंक्शन हमारा एक स्पेशल तरीके का एक रिलेशन ही होता है। अब उससे हटके हम एक आपको डेफिनेशन एक और बता रहे हैं। वो डेफिनेशन क्या है कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो एक रूल होता है बेटा। तो अंडरलाइन दिस वर्ड रूल। फंक्शन एक रूल होता है विच असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए ले लिया, उसके हर एक एलिमेंट को वो असाइन करता है टू अ यूनिक एलिमेंट इन अ नॉन एम्प्टी सेट बी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कोई भी, आपने सबसे पहले दो नॉन एम्प्टी सेट लेने, सेट ए एंड सेट बी। अब एक रूल हम डिफाइन करते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ क्या होने चाहिए बेटा? असाइन होने चाहिए। तो एक डायग्राम से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस डेफिनेशन में हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सेट ए लिया, सेट बी लिया और उसके ऊपर एक रूल एफ डिफाइन किया। यहाँ पे ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक रूल हमने डिफाइन किया। सेट ए में 4 एलिमेंट्स हमने लिए हैं और सेट बी में हमने 6 एलिमेंट्स यहाँ पे लिए हैं, ठीक है ना। अब देखो, सेट ए के एलिमेंट्स को मैंने असाइन करना स्टार्ट किया इन एरोज से सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स को सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ असाइन किया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो हमारा फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन एक रूल होता है जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ क्या करे? असाइन करे। अब ये जो हमारा सेट ए है बेटा, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? हमारा फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। ये वही चीज है जो हमने रिलेशन में पढ़ा था। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? यहाँ पे हमारा डोमेन कहलाएगा। सेट बी हमारा यहाँ पे को डोमेन कहलाएगा। एंड सेट ऑफ इमेजेस, अब ये जो इमेजेस बन रहे हैं सेट बी के, वो एलिमेंट्स जो हमारे इमेजेस बन रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? रेंज सेट कहलाएंगे इस फंक्शन के। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब इन डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड हम कुछ नोट पढ़ते हैं बेटा। देखो, हमने नोट में लिखा है, फर्स्ट, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन कैन हैव सेम इमेजेस इन को डोमेन। विच मीन्स, अभी देखो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शन एक वो रूल होता है जो कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को को डोमेन के एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या करता है बेटा? असाइन करता है। ये चीज अभी आपने देखा था। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन कैन हैव सेम इमेजेस इन को डोमेन। तो यहाँ जो वर्ड यूनिक हमने पीछे डेफिनेशन में जो वर्ड यूनिक हमने यूज किया था, उस यूनिक वर्ड से हमारा क्या मतलब था? उस यूनिक वर्ड से बच्चे बहुत ज़्यादा इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है सर, यूनिक का मतलब कि हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज हमें फंक्शन की मिलनी चाहिए, है ना। फंक्शन में हमें एक हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए को डोमेन में। इस यूनिक वर्ड से बच्चे हमेशा इस चीज़ को मिसकंसेप्ट में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इस यूनिक वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ डोमेन के एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होने चाहिए। याद करो, हमने पिछले एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में आपको एक रिलेशन का एग्जांपल दिया था। हमारे रामायण के कैरेक्टर्स पे बेस्ड हमने एक एग्जांपल लिया था, जहां हमने डोमेन के अंदर मेल कैरेक्टर्स को रखा था, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और जो हमारा को डोमेन था उसमें हमने हमारे फीमेल कैरेक्टर्स को रखा था। तो आपने देखा था वहां हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से किस लिए रिलेटेड है, क्योंकि जो डोमेन के एलिमेंट है वो को डोमेन के एलिमेंट के हस्बैंड होंगे। तो आप वहां आपने देखा था दशरथ वहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ लिंक हो रहे थे। ये चीज आपने देखा था वहां पे। दशरथ कैकेयी के साथ भी लिंक थे, सुमित्रा के साथ भी लिंक थे। ये चीज आपने देखा था वहां पे। तो यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। फंक्शंस के केस में आपका डोमेन का एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ यहाँ पे लिंक नहीं हो सकता, असाइन नहीं हो सकता। केवल और केवल एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे आपको एक ही इमेज मिलेगी। उस यूनिक वर्ड का मतलब ये है। और इस नोट में भी हमने यही आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे
डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट आपको ऐसे जरूर मिल सकते हैं जिनकी की इमेज सेम मिल रही हो। देखो यहाँ पे इस एलिमेंट की इमेज भी यहाँ पे है और इस एलिमेंट की इमेज भी यहाँ पे है। तो ये चीज हमारे फंक्शंस में पॉसिबल होती है, बट रिलेशंस की तरह यहाँ पे एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है। तो ये चीज क्लियर है बेटा। अब देखो सेकंड नोट हम देखते हैं। सेकंड नोट में हमने क्या लिखा है, देयर मे बी some elements in codomain which are not assigned to any element of domain। तो यहां देखो फंक्शंस में ऐसा पॉसिबल होता है कि कोडोमेन में आपके पास ऐसे एलिमेंट्स बच जाएं, ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल जाएं कोडोमेन में जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो, असाइन ना हो। ठीक है ना, जैसा कि आप ऊपर वाले इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे कोडोमेन में हमारे पास एक एलिमेंट देखो ऐसा बच गया, एक और एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे है, तो दो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे ऐसे मिल गए हमें जो यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक नहीं है, असाइन नहीं है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है कि ऐसा जरूर हो सकता है कोडोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट आपको मिल जाएं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए इमेज ना बने हों। ये चीज क्लियर है बेटा। अब देखो एक हम एग्जाम्पल्स के जरिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर करना चाहते हैं। बच्चों को फंक्शन समझते टाइम बहुत ही ये दिक्कत परेशानी होती है क्योंकि फंक्शंस का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम अपने डेली लाइफ रूटीन से भी आपको थोड़ा सा लिंक करके बताते हैं। तो फंक्शंस बेटा वैसे ही काम करता है जैसे हमारे घर में मशीन्स काम करती हैं, है ना। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। मशीन में हम क्या करते हैं, कोई भी मशीन होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक इनपुट डालते हैं और मशीन क्या करती है, उसको प्रोसेस करती है और हमें एक आउटपुट दे देती है। यही चीज होता है मशीन का काम। जैसे कि सिंपल एक मशीन का जो कॉमन एग्जांपल हम सबके घरों में पाया जाता है वो होता है हमारा मिक्सर जूसर। सबके घर में जूसर मिलता है। अब देखो जूसर में हम क्या करते हैं बेटा, हम जूसर में जार में इनपुट डालते हैं, कोई भी रॉ हम अपना फ्रूट डालते हैं, हम एप्पल डाल सकते हैं, हम बनाना डाल सकते हैं, पपाया डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में जो भी अवेलेबल है या जिसका भी आपको वहां पे जूस या शेक पीना है आप वो मटेरियल उसमें डालेंगे। अब मिक्सर क्या करते हैं बेटा, उसको प्रोसेस करते हैं। आपने तो उसमें रॉ फ्रूट डाला था, अब वो मिक्सर क्या कर रहा है, उसको मिक्स कर देता है दूध के साथ, जो भी आप आइस क्यूब डालते हैं, चीनी डालते हैं, सबके साथ उसको मिक्स कर देता है एंड देन आपको आउटपुट में क्या देता है, वहां पे शेक मिलता है। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो देखो वही एक एग्जांपल के जरिए हम आपको फंक्शन का टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ देखो बेटा हमने डोमेन में क्या लिया है, डोमेन में हमने हमारे सारे फ्रूट्स को रखा है। ठीक है ना, ये सारे वो फ्रूट्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, आप अपनी जगह कुछ और भी फ्रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाना लिया है, यहाँ मैंने मैंगो लिया है, यहाँ चीकू लिया है, यहाँ पपाया लिया है। ठीक है ना। अब कोर डोमेन में मैंने क्या रखे हैं, इन फ्रूट्स के शेक्स को रखा है, बनाना शेक। ठीक है ना, इस B.S का मतलब बनाना शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक, पपाया शेक, स्ट्रॉबेरी शेक एंड चॉकलेट शेक। चॉकलेट शेक नीचे छोटा सा है। ठीक है ना, ये तो ध्यान से देखो, चॉकलेट शेक भी दिखेगा आपको, इमेजिनेशन का खेल है सारा। ठीक है ना, तो ये चॉकलेट शेक हो गया। अब जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन है मेरा बेटा, जूसर है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन अब देखो हमने फंक्शन के अंदर इनपुट डालना है, हमने बनाना डाला, फंक्शन ने क्या दे दिया, हमें बनाना शेक दे दिया। जूसर का काम क्या है, उसको बनाना को कन्वर्ट करना बनाना शेक में, तो इसने बनाना शेक में हमें कन्वर्ट करके दे दिया। हमने मैंगो डाला तो हमें मैंगो शेक मिल गया, हमने चीकू डाला हमें चीकू शेक मिल गया, हमने पपाया डाला हमें पपाया शेक मिल गया। अब देखो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए बेटा, असाइन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो अब देखो डोमेन का हर एक एलिमेंट, यहाँ डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जो यहाँ की किसी एलिमेंट के साथ लिंक नहीं है। देखो सारे एलिमेंट किसी ना किसी के साथ लिंक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये चीज क्लियर है आपकी। अब देखो अब जो हमने अभी नोट में देखा था, वो नोट में क्या देखा था कि यहाँ को डोमेन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट हमें मिल जाएं जो यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक नहीं हो, एसोसिएट नहीं हो। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक है, स्ट्रॉबेरी शेक तो हमें पपाया से नहीं मिल सकता, हमें बनाना से नहीं मिल सकता। चॉकलेट शेक है, चॉकलेट शेक भी हमें चीकू से नहीं मिल सकता। तो ये चीज आपको क्लियर हुई।
फंक्शन की डेफिनेशन सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत ही कॉमन सा एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। ये एग्जांपल आपको फंक्शन की डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत ही असरदार सा एक एग्जांपल है, ठीक है ना। अब इसकी जगह आप हमारे घर में छोटे जो गांव से जो बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हमारे पास गांव में आटा पीसने के लिए चक्की भी होती है, तो उसमें आप गेहूं डालेंगे तो आपको गेहूं का आटा मिलेगा, आप बाजरा डालेंगे तो बाजरे का आटा मिलेगा, मक्का डालेंगे तो मक्के का आटा मिलेगा। ये चीज क्लियर है ना बेटा। तो वो आप फंक्शन को एज अ मशीन ट्रीट करेंगे तो आपको फंक्शन का टॉपिक समझने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत जो मैंने अभी बताने की कोशिश की है इससे आपको 50-60% फंक्शन क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है बेटा।